हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों को सेनेट इलेक्शन समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होती है। आमतौर पे लोग उसे कंपेयर कर रहे होते हैं जनरल इलेक्शंस के साथ। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन इस वजह से भी हो रही होती है कि क्योंकि सेनेट का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही अपोजिट है जो कि जनरल इलेक्शंस के अंदर प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शंस के अंदर कुछ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं अपने नेचर में, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है लोगों को उसकी नेचर समझने में। अब जैसे एक सेनेटर है, उसकी टाइम पीरियड 6 साल होती है, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस हर 3 साल में हो रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है कि एक सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वोट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर डिफरेंट होते हैं। जो नंबर केपी के अंदर रिक्वायर्ड है वो सिंध या पंजाब के अंदर रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी ज्यादा वेरायटी और वेरिएशन क्यों आ रही होती है? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1973 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना था, तो सेनेट को बनाया गया था, उसकी असल जो रीजन थी वो यही थी ताकि सारे प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब क्या होता था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना था 1973 के अंदर, तब जो छोटे सूबे होते थे उनमें आमतौर पर रिजर्वेशन होती थी बहुत सी चीजों के ऊपर कि उन्हें शायद इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, शायद अपनी बात रखने का सही मौका नहीं मिल रहा। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सेनेट को डिजाइन किया गया, और जो उसे डिजाइन किया गया था वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो सारे प्रोविंसेस थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सीट्स अलॉट की गई थी। अब जो बनाने का असल रीजन था उसमें यही था कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई प्रोविंस बड़ा है जिसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है और वो गवर्नमेंट में आ जाता है, और वो कोई ऐसा लॉ या कोई बिल पास करा लेते हैं जो कि किसी कोई और प्रोविंस समझता है कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो अगर वहां से पास हो जाता है तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहां पे उसे डिबेट कर सके, इस तरह किसी भी मूव को रोक सके। सेनेट को बनाया गया था इन सारी चीजों को देखते हुए कि सारे प्रोविंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर मिलेगी, जो भी कोई बिल आएगा उसे हर तौर पे हर प्रोविंस अपने हिसाब से सही तरीके से देख सकेगा, डिस्कस कर सकेगा और अपने प्रोविंस का जो प्राइमरी इंटरेस्ट है उसे बचा सकेगा। अब सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इनिशियली सेनेट के अंदर तकरीबन 45 सीट्स थी। बाद में 1977 के अंदर से बढ़ा के 65 कर दी गई थी। बाद में जब जनरल ज़िया की गवर्नमेंट आई थी तो उनकी गवर्नमेंट में ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाकर 87 कर दी गई। जनरल मुशर्रफ ने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए थे। अब क्योंकि मार्शल लॉ लगा था, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक किस्म से वो रुक गया था, तो बाद में चीजें किस तरीके से चले तो उन्होंने 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने सिस्टम जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रीअप्लाई किया था। उसी के अंदर ही उन्होंने सेनेट की नंबर ऑफ सीट्स थी उनको बढ़ा दिया था, जो कि हो गई थी 100। बाद में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 2011 में 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाकर 104 कर दी थी। इस वक्त अगर देखा जाए दोस्तों तो नंबर ऑफ सीट सेनेट के अंदर वो तकरीबन 104 है। हर 3 साल में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि पूरी की पूरी 104 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हो। आमतौर पे इलेक्शंस हो रहे होते हैं आधी सीटों के ऊपर, यानी 52 जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उनके ऊपर इलेक्शन फिर 3 साल और मजीद उसके बाद हो रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि एक सेनेटर को टाइम मिल जाता है 6 साल का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों होती है इस सारे प्रोसेस को इस तरह से चलाने की, क्योंकि सेनेट के अंदर बहुत सारी कमेटीज हो रही होती हैं जो कि बहुत सी चीजों को सुपरवाइज कर रही होती हैं और बाद में अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भिजवा रही होती हैं। अगर हर 3 साल में, हर 6 साल में पूरी की पूरी सेनेट वाइप आउट हो जाए, फिर से शुरुआत से इलेक्शंस हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि एक नई असेंबली आएगी, फिर से वो अपनी कमेटीज डिजाइन करेगी, उनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस करने से एक फायदा हो जाता है कि थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी आ जाती है प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, नए मेंबर्स आएंगे, वो इनपुट लेंगे, फिर वो आगे चलेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना वो इसके वोटिंग पैटर्न को। यहाँ पे वोटिंग सिस्टम चलता है, ऐसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV। अब ये जो STV वोट है ये प्राइमरीली डिजाइन किया गया था थॉमस राइट हिल की तरफ से 19th सेंचुरी के अंदर, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इस प्रोसेस को उनकी तरफ से डिजाइन किया गया था जिसका असल पर्पस था कि ताकि डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनकी डिफरेंट किस्म के कोटा होती है, एक प्रोपोर्शन होता है, उसको समझते हुए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया था। उसी के थ्रू ही चलते ही एक सिस्टम चला जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दुनिया भर के अंदर तकरीबन 80 कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो करती हैं। आमतौर पर ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो इसी सिस्टम के हिसाब से चल रही होती हैं। अब इस सेनेट के इलेक्शन को समझने के लिए हमें जरूरी है 2 इलेक्शन
सिस्टम पहले समझना, उसके बाद ही हम सही तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि हमारे यहाँ नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर जो सिस्टम चल रहा होता है उसकी नेचर क्या है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब मान लीजिए हमारे पास 4 कैंडिडेट खड़े हैं एक इलेक्शन के अंदर। अब उन 4 कैंडिडेट में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो कैंडिडेट विनर डिक्लेयर किया जाता है। इस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, जहां पे जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर एक देखा जा रहा होता है एक ट्रू नेचर डेमोक्रेसी की। जनरली डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं वहां पर आमतौर पर लोग यही कह रहे होते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो असल में जो सीट्स मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए नंबर ऑफ वोट्स को देखकर। जितने % वोट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं उतनी सीटें उसकी पार्टी को मिलनी चाहिए। इस सिस्टम को दोस्तों कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसी किस्म के सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। अब अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर आप हमारे यहाँ अप्लाई करें तो आपको नजर आएगा कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर जब पीटीआई ने इलेक्शन जीता था तो 272 में से उनको 110 में से ज्यादा सीटें मिली थी और टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो उनको मिले थे वो तकरीबन मिले थे 1 करोड़ तकरीबन 70 लाख। अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये बनता है 31% टोटल वोट का। उस हिसाब से पीटीआई को मिलनी चाहिए थी 84 सीट्स। दूसरी तरफ अगर पीएमएलएन को अगर आप देखें तो उनका टोटल जो शेयर बनता है वो बनता है 24। उस हिसाब से पीएमएलएन को मिलनी चाहिए थी 65 सीट्स। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप एक्चुअली नंबर ऑफ वोट्स को देख रहे होते हो और फिर उसके हिसाब से उनको सीट्स अलॉट पॉलिटिकल पार्टीज को की जा रही होती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो है इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग। इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग यूज किया जा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन में। अब आमतौर पे क्या होता है, इससे हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जहां पे जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अब इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब आमतौर पे क्या होता है हमारे से कंट्रीज के अंदर कि 1 या 2 जो टॉप के कैंडिडेट होते हैं वही कॉम्पीट कर रहे होते हैं, नीचे के कैंडिडेट्स की तरफ लोग नहीं देख रहे होते हैं। अब आमतौर पर लोग उनके लिए वोट भी नहीं कर रहे होते, वो नीचे होते हैं क्योंकि लोग शायद ये समझते हो कि वो कैंडिडेट शायद जरूर अच्छे हों लेकिन उनकी विनेबिलिटी ऐसी नहीं होती कि वो इलेक्शन जीत पाए। यह दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आमतौर पे एक देखा जा रहा होता है कि जो टॉप के 2 कैंडिडेट्स होते हैं वो जो निचले कैंडिडेट्स हैं उनको ऊपर नहीं आने दे रहे क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो नीचे के कुछ अच्छे कैंडिडेट्स वो ऊपर नहीं आ सक रहे। उन्हीं चीजों को देखते हुए दोस्तों जब लोग उनके लिए वोट करने जा रहे होते हैं तो उनको वोट नहीं करते, लेकिन उनके बजाय दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऊपर खड़े हुए होते हैं उनको वोट करते हैं, चाहे वो कितने बुरे क्यों ना हो। और आमतौर पर इस तरह के इलेक्शंस के अंदर लोग जिस वोटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं वो फॉलो करते हैं लेसर ऑफ द 2 इविल्स को। यानी लोग आमतौर पे देख रहे होते हैं यहाँ पर अगर 2 बुरे कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों बुरों में से कम बुरा कौन है हम उसको वोट करते हैं। और जो असल में किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर कैंडिडेट को वोट मिलने चाहिए और वोट वेस्ट हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक वोटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग, क्योंकि एक नए किस्म का सिस्टम है। अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये सिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है। बहुत से कंट्रीज अपनी स्टेट इलेक्शंस के अंदर से यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आप सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं करते, आप अपनी प्रेफरेंसेस चूज कर रहे होते हो। पहली चॉइस के अंदर आपने एक कैंडिडेट को वोट दिया, चॉइस सेकंड के अंदर आपने किसी और कैंडिडेट को वोट किया और चॉइस 3 और 4 के अंदर आपने किसी और कैंडिडेट को वोट किया। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कैंडिडेट ए है उसे आपने वोट दिया, अगर वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहा तो उसके जो वोट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कैंडिडेट 2 को, जो कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस होगी। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है उसे वोट कर सकते हैं। अगर वो कैंडिडेट ना जीते तो फिर दूसरी और तीसरी प्रेफरेंस के अंदर आप किसी और को वोट देकर आप उसे जिता सकते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाती है मल्टीपल कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। अब हमारे यहाँ पे सेनेट इलेक्शंस के अंदर इन दोनों सिस्टम का कंबाइन करके यूज किया जा रहा होता है। तो सेनेट इलेक्शंस के अंदर लोग वोट कर रहे होते हैं इसी ऑर्डर के अंदर। पहली प्रेफरेंस के अंदर एक कैंडिडेट को रखते हैं, दूसरी प्रेफरेंस के अंदर दूसरे कैंडिडेट को रखते हैं, तीसरी प्रेफरेंस के अंदर एक तीसरे कैंडिडेट को रख रहे होते हैं। इस तरह से करके सेनेट इलेक्शंस के अंदर वोटिंग की जा रही होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक लिस्ट निकालती है, उसी लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग दी जा रही होती है। पीपल्स पार्टी की अपनी लिस्ट होगी, पीटीआई की अपनी लिस्ट होगी और पीएमएलएन की अपनी लिस्ट होगी और उसी ऑर्डर के हिसाब से जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होते हैं उन्हें वोट करना होता है। जितनी भी नंबर ऑफ लिस्ट सीट्स आ रही होती हैं, इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस निकाल रहे होते हैं, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसके ऊपर अपने कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर रही होती हैं और फिर देखना होता है कि जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सीट्स हैं
कोई कैंडिडेट उतनी हासिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर वो कर जाता है, उसके बावजूद भी उसको जो वोट मिल रहे हैं वो फिर उसको नहीं मिलते, वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं दूसरी कैंडिडेट्स को जो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं। अगर ये प्रोसेस फिर से चलता हुआ आ रहा है, दूसरे नंबर पर कैंडिडेट है, वो भी अपना इलेक्शन जीत चुका है, तो वो नंबर ऑफ वोट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर होता है। इसी सिस्टम को चलाते हुए सेनेट के इलेक्शन चल रहे होते हैं। अगर आप इस चीज को समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल लें तो 2018 के अंदर जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे, गुलाम सरवर जो कि इस वक्त पंजाब के गवर्नर है, पीटीआई के रहनुमा है, जब वो खड़े हुए थे तो उन्होंने 46 नंबर ऑफ वोट्स लेकर सेनेट इलेक्ट हुए थे। अब उसके अंदर जो 44 नंबर ऑफ उनको वोट्स मिले थे वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के मिले थे, लेकिन जो 2 वोट उनको मिले थे वो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर थे। तो ये कंबाइन मिलकर 46 उनको वोट्स मिले थे, उसके बाद जाकर वो सेनेटर इलेक्ट हुए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों यहाँ पर, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, वो है वोटिंग क्राइटेरिया। किसी भी असेंबली के अंदर सबसे पहले लिया जा रहा होता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स को और उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है 100 के साथ। फिर जो भी सम आता है उससे डिवाइड किया जा रहा होता है नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स के साथ। फिर जो उसमें से नंबर आएगा उसमें से +1 कर दिया जाएगा और जो 2 लास्ट के नंबर है उन्हें हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नंबर बचेगा वो एग्जैक्टली सब नंबर होगा जो कि किसी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर एक सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए चाहिए होगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस राइट हिल की तरफ से। अब ऐसा तो नहीं है कि ये हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, लेकिन कम से कम इस फॉर्मूले को यूज करके हम एग्जैक्ट नंबर के करीब पहुंच सकते हैं। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद किसी भी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर एक नंबर ऑफ जो सेनेटर्स को जो वोट चाहिए होते हैं वो लगाया जा रहा होता है। अगर यही फॉर्मूला अगर हम केपीके के अंदर लगाएं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि तकरीबन टोटल नंबर ऑफ सीट्स 124 है। उसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, जो 8 नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स हैं। उसके बाद जो सम आएगा उसमें 1 प्लस करके जो 2 आखिरी फिगर्स हैं उसे हटा देंगे, जो रिमेनिंग सम बचेगा उसमें 1 प्लस करके हमें नंबर मिलेगा 16। इस केपी से हमें 16 नंबर ऑफ वोट्स चाहिए एक सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए। यही नंबर वेरी करता जाएगा, सिंध में 21 हो जाएगा, पंजाब में 41 हो जाएगा और बलूचिस्तान में 5 हो जाएगा। और ये वेरी कर सकता है हर इलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि जो नंबर है वेकेंट सीट्स का वो चेंज होता रहेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए एक सेनेटर सेनेट के अंदर इलेक्ट होता है। अब जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम आमतौर पर हम आजकल देख रहे हैं, वो है हॉर्स ट्रेडिंग का। तो उसमें ये तो नहीं होता कि जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली होते हैं वो अपनी पहली प्रेफरेंस के अंदर चेंज कर देते हैं। उनकी पहली शुरू की प्रेफरेंसेस होती हैं वो सेम रहती हैं। आमतौर पे जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस होती है, फिर उसके बाद की प्रेफरेंसेस होती हैं, ये उसके अंदर सारी चेंजिंग की जा रही होती है, जिसके थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग का प्रॉब्लम खड़ा होता है। अब अगर आप देखें तो पीटीआई सबसे ज्यादा शोर मचा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में। हालांकि 2018 में ये सेम एलिगेशन उनके अपने ऊपर लगा रहा था। उन्होंने केपी से अपने 20 एमपीए जरूर निकाले थे, लेकिन उसके अलावा पंजाब में उनके ऊपर एलिगेशन जरूर लगा रहा था कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने कुछ मेंबर सिलेक्ट करवाए हैं। दूसरी तरफ यही एलिगेशन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ऊपर लगता रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों समझना कि इस सारे प्रॉब्लम की स्टार्ट कहां से हुई। लेकिन अगर आपको याद हो 1988 के अंदर जब बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीत के आई थी, तो उस वक्त के जो आईएसआई चीफ थे हमीद गुल साहब, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया था कि उन्होंने आईजीआई बनाई थी जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जा रहा था, स्पेशली प्राइमरीली आईजीआई को फंड किया जा रहा था उसके पॉलिटिकल लीडर्स को, ताकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को टॉपल किया जा सके। यही चीज हमें नजर आई थी असगर खान केस के अंदर भी, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स को पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। वही दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट था जब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आमतौर पर पैसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम होना शुरू हो गया। पहले जनरल इलेक्शंस और जनरल इलेक्शन से चलते चलते आखिरकार सेनेट में वही चीज इस्तेमाल होने लगी थी। और यही दोस्तों सबसे बड़ी वजह बनी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, जहां पे जो बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान होता गया इलेक्शंस के अंदर कॉम्पीट करना, और जो छोटे वर्कर्स हैं उनके लिए इस तरह के सिस्टम के अंदर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता गया। अभी भी अगर आप देखें तो जो छोटे वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर इंटर होना, क्योंकि आमतौर पे आपको इतना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसे आपको जब आपके पास होंगे ही नहीं तो आप किस तरीके से कॉम्पीट कर सकते। पहले नेशनल असेंबली और बाद में सेनेट, और गुजरते वक्त के साथ यही नजर आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वोट सेल आउट का, इसने एक तरह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरह से डोमिनेट करके रखा हुआ है।
पॉलिटिकल पार्टी सच बोलने को तैयार नहीं, वो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही होती है। जब अपनी गवर्नमेंट आ रही होती है तो ये जरूर डर होता है कि शायद हम सेनेट के अंदर मेजोरिटी लेने में नाकाम ना हो जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे अगेंस्ट हॉर्स ट्रेडिंग करके हमें मेजोरिटी लेने से ना रोक लें। दूसरी तरफ जब खुद अपोजिशन के अंदर होते हैं तो बिल्कुल ही अपोजिट कर रहे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। आज तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।